नमस्कार, मैं हूं विक्रम कुमार और आप सभी का हमारे ऑलवेज टॉप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए सभी मेरे साथ जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म पर और हम चलने वाले हैं आज राजस्थान की जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करने के लिए। कहाँ पर? राजस्थान का जो भूगोल है, और भूगोल में भी कौन सा टॉपिक? नदियों वाला टॉपिक, जिनसे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? राजस्थान का अपवा प्रणाली या नदियां पढ़ेंगे। राजस्थान की नदियों के बारे में बातचीत करने वाले हैं, वो भी ट्रिक के मेथड से, और वो भी आपको समझा के आपको दोबारा, मैंने जो टॉपिक करवा दिया और आपने उसको गौर से एक बार भी देख लिया, दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगी कहीं पर भी। समझ में आ गई बात? चलिए आज बात करते हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? राजस्थान की नदियां या अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, राजस्थान की जो नदियां हैं, उनको याद करने के लिए किस प्रकार से समझा जाए, किस प्रकार से उसको देखा जाए कि इनको याद हो जाए, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, मैंने बात कही थी, इनके जो मोस्ट में क्वेश्चन है वो आपको बताना, फालतू का कचरा पढ़ने से कुछ नहीं है। आजकल जो एग्जाम में जितने भी प्रश्न आते हैं, नॉर्मल प्रश्न आते हैं, फालतू का कचरा भी उठाते नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसमें बात करेंगे हम नदियों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो राजस्थान का सतही जल है, राजस्थान का जो सतही जल है वो कितने प्रतिशत राजस्थान में है? मतलब कि कुल सतही जल का, कुल सतही जल का 1 पॉइंट कहां पर है? राजस्थान में है। कुल सतही जल का 1.16% कहां पर है? अपने राजस्थान में है। समझ में आ गई बात? अब बात करने वाले हैं हम जो राजस्थान की नदियां हैं, राजस्थान की नदियों के बारे में। राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की हैं? नदियां राजस्थान में हैं, वो नदियां कितने प्रकार की हैं? क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के अपवाह तंत्र में भी हम पढ़ेंगे राजस्थान की नदियां या नदी प्रणाली या अपवाह तंत्र, कुछ भी बोल सकते हैं, नदियां। तो राजस्थान की जो नदियां हैं, राजस्थान की जो नदियां हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया है? उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? आप इसको नोट करके लिखिए, 3 भागों में। एक है आंतरिक जल प्रणाली। कितनी प्रणालियों में बांटा है? आंतरिक जल प्रणाली। दूसरा है, सब समझा दूंगा इसके बारे में, आंतरिक क्या होती है आगे सब समझा रहा हूं। आंतरिक जल प्रणाली। दूसरा है अरब सागरीय जल प्रणाली। जल प्रणाली या अपवाह तंत्र, कुछ भी याद रख सकते हैं, अपवाह तंत्र याद रख सकते हैं आप। अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। ठीक है, फिर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। अब हम बात करने वाले हैं कि ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र क्या है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र क्या है, और आंतरिक जल प्रणाली आंतरिक अपवाह तंत्र क्या है। देखिए, हम बात करते हैं, ये अपना नीचे से भारत है। ठीक है, इधर है अपने अरब सागर। क्या है? अरब सागर। और इधर है अपने बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, समझ में आ गई बात? बंगाल की खाड़ी। अब जो भी नदियां, ये अपने यहां पर राजस्थान है,
जो भी नदियां इधर जल लेके आती हैं, यानी कि अरब सागर में अपना जल डालती हैं किसी भी नदी के माध्यम से, वो अपवाह तंत्र कौन सा है? अरब सागरीय अपवाह तंत्र। और जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती हैं वो कहलाती हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यानी कि जो नदियां किसी दूसरी नदी के माध्यम से या अपने किसी भी तरीके से अपना जल है अरब सागर में लेके आती हैं, वो तो होती है अरब सागरीय अपवाह तंत्र प्रणाली। और दूसरी तरफ बंगाल की तरफ जो भी नदियां जल लेके आती हैं वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र इधर है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र इस साइड है। फिर बात करते हैं अपने आंतरिक जल प्रणाली। आंतरिक जल प्रणाली का मतलब क्या है? वे नदियां जो अपना जल ना तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं और ना ही अरब सागर में ले जाती हैं, वो किसी मैदान में या रेगिस्तान में ही अपना जल वहीं पर विलुप्त हो जाती हैं। मतलब कि उनमें इतना जल नहीं होता है कि वो आगे तक चल पाती हैं, बीच में ही रुक जाती हैं, जमीन में ही विलुप्त हो जाती हैं, मैदान में ही विलुप्त हो जाती हैं। उन नदियों को आंतरिक अपवाह तंत्र प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब चले आगे, ये बात समझ में आई। अब जो आंतरिक जल प्रणाली है वो कितने प्रतिशत है? वो है आंतरिक जल प्रणाली है 59.2%, या अरब सागरीय जो जल प्रणाली है वो कितने प्रतिशत है? वो 17.4% है, 17.4%। और बंगाल की खाड़ी का है 23.4%। बंगाल की खाड़ी में कितने प्रतिशत नदियां अपना जल डालती हैं? 23.4%। अरब सागरीय में कितना है? 17.4%। और आंतरिक जलवाह सबसे ज्यादा है 59.2%। आपको ये पॉइंटों में नहीं याद होता है तो आप समथिंग इसको याद रख सकते हैं। कितना याद रखना है? आप इसको 60% याद रख सकते हैं। 60% लिख लीजिएगा, इसको आप 17% कर लीजिएगा और इसको लगभग 24% कर लीजिएगा। समझ में आ गई बात? यदि पॉइंटों में नहीं याद होता है तो 60% जल है वो अपना कहां जाता है? आंतरिक प्रणाली का है। 17% जल प्रणाली है वो है अरब सागरीय, और 24% जो आंतरिक जल प्रणाली है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इससे आगे बात करते हैं। ये दो हमने बात करी थी आंतरिक जल प्रणाली के बारे में हम बात करने वाले हैं। समझ में आ गया? राजस्थान में जल प्रणाली को अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? आंतरिक जल प्रणाली, अरब सागरीय और बंगाल की खाड़ी का। अब देखते हैं अपने आंतरिक जल प्रणाली है उसकी कौन कौन सी नदियां हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक है। आंतरिक जल प्रणाली की जो भी नदियां हैं वो इस एक ट्रिक में सारी आ जाएगी। काका सारे घरे मरू। अरे मरना ही है तो कहीं और मर, काका सारे घर पे मरने की क्या जरूरत है? काका सारे घरे मरू, काका सारे घरे मरू। अब इन जो ये इतनी सी ट्रिक याद रखनी है, और इस ट्रिक में सारी की सारी जो आंतरिक जल प्रणाली की नदियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। ध्यान लगा लो थोड़ो से इनने। किस है आंतरिक जल प्रणाली कौन कौन सी है? कि काका सारे घरे मरू, तो का से हो जाएगा कांतली नदी, ये लो भाई कांतली नदी। फिर का से हो जाएगा काकनी या काकनई नदी, काकनी नदी। फिर हो जाएगा सा से साबी नदी, कौन सी? साबी नदी। फिर हो जाएगा रे से रूपा रेल नदी, रूपा रेल नदी। ठीक है, फिर हो जाएगा घा से घग्गर नदी, कौन सी नदी? घग्गर नदी। फिर रे ये साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैं से मेंथा नदी, कौन सी? मेंथा नदी, या मेंढा भी लिखा है कहीं पर। फिर मरु से रू से क्या हो गया? रूपनगढ़, कौन सी? रूपनगढ़ नदी। तो ये होगी अपनी 7 नदियां। कौन कौन सी है?
आंतरिक जल प्रणाली की अपनी 7 नदियों को याद रखने की ट्रिक है काका सारे घरे मरूं। क्या याद रखना है? काका सारे घरे मरूं। तो काका सारे घर पे मरने की तेरे को क्या जरूरत थी? तो कांतली, काकनी, साबी, रूपारेल, घग्गर, मेंथा और रूपनगढ़, ये हो गई आंतरिक जल प्रणाली की नदियां। और अब इसके बाद करेंगे हम इसका सविस्तार अध्ययन। ठीक है, सविस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इसको एक ट्रिक को लिख लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम बात करेंगे अब जो अरब सागरीय जल प्रणाली है उसकी, और फिर बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की बात करेंगे। तो हम चलते हैं आगे, आंतरिक जल प्रणाली की जो नदियां हैं उसका सविस्तार अध्ययन करते हैं। चलो, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आंतरिक जल प्रणाली क्या बात कर रहे थे? आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, अपवाह तंत्र, ये किताबों में भी लिखा है कि अपवाह तंत्र क्या है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या है। तो ये ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। आप बड़े एग्जाम देते हो RS IS में, उसमें कहीं पूछ लिया जाता है। बाकी आपको ये समझ में भी नहीं आएगा कि अपवाह तंत्र क्या है, क्योंकि छोटे छोटे ऐसे फालतू में कचरा है पढ़ने से। अपवाह तंत्र क्या है, जहां पर भी मैं बता देता हूं आपको खुद मौखिक में, जो नदियां अपना जल कहीं से लेके आती है, ठीक है, और ढलान की तरफ जाती है, वो होता है अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र। ठीक है, अपवाह क्षेत्र यदि बहुत सारी वहाँ नदियाँ, जैसे मान लो सहायक नदियों सबका जो जाल बिछा होता है वही अपवाह तंत्र होता है, कुछ नहीं है। जैसे ये मुख्य नदी है, ये एक सहायक नदी आ गई, सहायक नदी आ गई, सहायक नदी आ गई, ये क्या है? अपवाह तंत्र है। और क्या है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं प्रश्न पूछा जाता है इससे। नॉर्मल ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सी नदी का उद्गम कहां से हुआ, कौन सी कहां पर विलीन हो गई, इसके किनारे कौन सी सभ्यता है, क्या है, ये बात करनी है अपने को मोस्ट तौर पर। तो अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र को कैसे याद रखना बताया? काका सारे घरे मरूं। क्या याद रखना है? काका सारे घरे मरूं। ये लो, काका सारे घरे मरूं। ठीक है, तो यहां पे काका से मैंने बताया कांतली, काकने, साबी, रूपारेल और घग्गर, मेंथा और रूपनगढ़, ये हो गई अपनी 7 नदियां। तो सबसे पहले हमने कौन सी लेनी है? अपने को लेते हैं कांतली नदी। क्या लेना है? कांतली नदी। ठीक है, कांतली नदी लेते हैं। अब कांतली नदी का उद्गम स्थल कहां से है? लिख दो, खंडेला की पहाड़ियां। क्या लिखना है? खंडेला की पहाड़ियां। कहां पर है खंडेला की पहाड़ियां? खंडेला की पहाड़ियां है सिक्कर में। खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से निकलती है। कौन सी नदी? कांतली नदी। ठीक है भाई। दूसरी बात, जो ये कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है, वो कहां कहां है? ये कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर से। उसके बाद में कहां जाती है ये? उसके बाद जाती है झुंझुनू। कहां पर जाती है? झुंझुनू। और उसके बाद में चूरू व झुंझुनू की सीमा पर, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर क्या हो जाता है? यह विलीन हो जाती है या लुप्त हो जाती है? झुंझुनू, चूरू व झुंझुनू की सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। समझ में आई बात? क्या बताया? जो अपने कांतली नदी है उसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ियां सिक्कर। खंडेला की पहाड़ी कहां पर है? सिक्कर में। सिक्कर से ये निकलने के बाद जाती है झुंझुनू में, और झुंझुनू से निकलने के बाद ये जाती है चूरू या झुंझुनू की सीमा पर आकर वहां पर विलुप्त हो जाती है। और जो ये झुंझुनू है, झुंझुनू को 2 समान भागों में बांटती है। क्या करती है? झुंझुनू को 2 समान भागों में विभाजित करती है। 2 समान भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? जो ये कांतली नदी है, झुंझुनू जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, यानी कि बीच से निकलती है झुंझुनू जिले के।
तो हमने क्या बात कही, जो कांतली नदी है उसका उद्गम है खंडेला की पहाड़ियां सीखकर फिर जाती हैं झुंझुनू, झुंझुनू के बीच से जाती है, यानी कि झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। उसके बाद झुंझुनू व चूरू की सीमा पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। समझ में आया? अब बात करते हैं, इसका उद्गम क्षेत्र पढ़ लिया, इसका अपवाह क्षेत्र पढ़ लिया। अब जो ये नदी है इसकी लंबाई कितनी है, ये लो लंबाई है 100 किलोमीटर या ज्यादा है? लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। जो ये अपने राजस्थान में बहने वाली यानी कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये लो पूर्णतः है राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। इस बात का याद रखना कि मैंने बताया पूर्णतः बताया है, क्या बताया, सॉरी पूर्णतः बताया है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपने कांतली नदी है। यदि बात करें आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो वो है घग्गर। और आंतरिक प्रणाली की पढ़ रहे हैं, वैसे सब याद मत रख लेना कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, नहीं, आंतरिक अपवाह क्षेत्र की, आगे लिख देता हूं मैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है कांतली। ठीक है ना? और ये ना लिख के, यदि ये ना लिखा जाए और पूछ लिया जाए आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो होगा घग्गर। ठीक है, बात हो गई। अब बात करते हैं, हमने इसके बता दिया लंबाई कितनी है। अब इसके किनारे जो भी सभ्यताएं हैं, इसके किनारे जो सभ्यताएं, वो कौन कौन सी सभ्यता है बताइए आप। एक तो है गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ये कहाँ पर है आप बताइए कमेंट्स में। और कमेंट्स में बताने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने मित्रों को बताएं, दोस्तों को बताएं कि इस पर नदियां है, जो भी टॉपिक है राजस्थान का है, पॉलिटी का है, सब क्या करवाते हैं, आराम से बढ़िया तरीके से ट्रिक से याद करवाते हैं, समझाते हैं, अपने दोस्तों को बताएं। और हमारा यही सफर आगे चल रहा है कि गणेश्वर सभ्यता कहां पर है आप बताइए। सीकर में है। ठीक है भाई, सीकर में। अब कौन सी नदी के किनारे हैं, ये कांतली नदी के किनारे हैं। ठीक है, और ये से ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यता, ये कौन सी है, ताम्र युगीन सभ्यता की जननी है ये। कौन सी, गणेश्वर सभ्यता। अब गणेश्वर सभ्यता सीकर में है और कांतली नदी के किनारे। एक कौन सी है, सुनारी सभ्यता। कौन सी है, सुनारी सभ्यता। ये लो सुनारी सभ्यता लिख दिया हमने। ये कहां पर है, साथ साथ में देखो सभ्यताएं भी याद हो रही है। सुनारी सभ्यता भी है झुंझुनू में। कहां पर है, झुंझुनू में, झुंझुनू में है और ये भी कांतली नदी के किनारे हैं। सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता, ये दोनों कहां पर है, कांतली नदी के किनारे बसी हुई थी। अब मैंने क्या बताया कांतली नदी के बारे में कि ये खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलकर झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती हुई चूरू व झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताई थी, इसकी जो लंबाई है पूर्णतः राजस्थान में बहने की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है आंतरिक जल प्रवाह की। फिर मैंने बात बताई इसके किनारे गणेश्वर व सुनारी सभ्यता, दो सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है, गणेश्वर व सुनारी सभ्यताएं। इसकी जो दो क्या है, सहायक नदियां हैं,
साप व मावत। सहायक नदियां भी लिख देता हूं मैं, इसकी ज्यादा वो ये ऐसी नदियां पूछी तो नहीं जाती है, फिर भी मैं बता देता हूं। सहायक नदियां, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसकी बाकी की सहायक नदियां पूछी जाती हैं। कौन कौन सी है? 2 नदियां हैं, साप व मावत। ठीक है, समझ में आ गई बात। अपनी कांतली नदी जो आंतरिक प्रणाली की नदी है उसको हमने कंप्लीट कर लिया, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की नदी के बारे में। हमारा कांतली नदी का पूर्ण हुआ, अब इसको नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी काकनी का। 2 नंबर कौन सी नदी है? काकनी नदी लेते हैं। काकनी नदी, काकनी बोल सकते हैं आप उसे, काकने बोल सकते हैं, मसूरदी बोल सकते हैं। ठीक है, ये लो, काकनी, काकने, मसूरदी नदी। ये नदी कहां पर है? काकनी नदी, काकने नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? इसका उद्गम होता है कहां से? जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ी गांव से होता है। कोटड़ी गांव की जो पहाड़ियां हैं वहां से होता है। जैसलमेर के दक्षिण में, जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ी गांव की, कोटड़ी गांव की वहां पर पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों से कहां से होता है? इसका उद्गम होता है जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ी गांव की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका उद्गम हो गया। उद्गम होने के बाद ये आगे चलेगी तो सही ना, तो ये सिर्फ जैसलमेर की ही नदी है, दूसरे किसी जिले में नहीं प्रवेश करती है, ओनली फॉर जैसलमेर जिले में ही चलती है। और ये राजस्थान की सबसे आंतरिक अपातंत्र की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, अब लिखते हैं अपने, यदि जल कम आता है तो बुझ झील का निर्माण करती है। ये लिख दो, यदि वर्षा कम या जल कम होता है, वर्षा या जल कम होता है तब ये क्या करती है? बुझ झील तक की जाती है और उसका निर्माण करती है। ठीक है, और वर्षा अधिक होने पर क्या? वर्षा या जल अधिक होने पर ये मीठा खाड़ी तक चली जाती है और अपना पानी मीठा खाड़ी में डालती है। ठीक है, यदि वर्षा का जल कम होता है तो बुझ झील में तक ही जाती है ये, और अधिक होने पर मीठा खाड़ी तक अपना जल ले जाती है। कौन सी नदी? काकनी नदी, काकने नदी, मसूरदी नदी। इसको मसूरदी नदी क्यों बोला जाता है? सबसे अधिक क्या करती है ये? मार्ग बदलने के कारण, सबसे अधिक मार्ग बदलने के कारण इसको मसूरदी नदी बोला जाता है। मार्ग बदलने के कारण, सबसे ज्यादा मार्ग बदलने के कारण काकनी या काकने नदी को मसूरदी नदी बोला जाता है। ठीक है, आंतरिक अपवाह तंत्र की, आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी है सबसे छोटी? काकनी, काकने या मसूरदी नदी बोल सकते हैं। इसका उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ी गांव की पहाड़ियां हैं वहां से होता है। उसके बाद में ये किसी दूसरे जिले में प्रवेश नहीं करती हैं, सिर्फ जैसलमेर में ही चलती हैं। आगे चलने के बाद यदि वर्षा कम हो रखी है तो उसमें पानी कम होगा, तब वह जाती है बुझ झील तक ही। कहां पर?
बुझ झील तक और बुझ झील का निर्माण करती हैं। और यदि वर्षा अधिक होती है, पानी ज्यादा आता है, तो उससे आगे चलकर मीठा खाड़ी का निर्माण करती है और मीठा खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है। तो ये हो गई अपनी काकनी या मसूरदी नदी, और यह आंतरिक अपवाह तंत्र की राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, हो गई अपनी दूसरी काकनी नदी कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं इससे आगे तीसरी नदी कौन सी लेते हैं, साबी। कौन सी लेनी है अपने को, साबी नदी। आपने नोट कर लिया, ठीक है। चले अब तीसरी नदी लेते हैं अपने साबी नदी। ये लो भाई, साबी नदी। अब साबी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो कहां से है। साबी नदी का उद्गम क्षेत्र सेवर की पहाड़ियां कहां पर है, सेवर की पहाड़ियां कहां पर है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके बाद उद्गम स्थल कहां है इसका, सेवर की पहाड़ियां जयपुर। उसके बाद में ये जाती है कहां पर, ये जाती है अलवर में, अलवर में। और अलवर के बाद ये जाती है हरियाणा में, और हरियाणा में विलुप्त हो जाती है हरियाणा। हरियाणा में ये क्या हो जाती है, हरियाणा में विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी, साबी नदी। समझ में आ गई बात। सेवर की पहाड़ियां जयपुर से ही इस नदी का उद्गम होता है। उसके बाद ये जाती है अलवर में, फिर उसके बाद इसका अपवाह क्षेत्र है हरियाणा में, और हरियाणा के बाद ये नदी हरियाणा में ही विलुप्त हो जाती है। ये क्या है, अलवर जिले की, क्या है, अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। अब इसके बारे में एक कहावत है, जो साबी नदी है इसके बारे में एक कहावत है कि अकबर बांधी ना बंधू, अकबर बांधी ना बंधु ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ाकर निकलूं साबी नाम कहाऊं। किस नदी का है, साबी के बारे में कहा गया है कि अकबर बांधी ना बंधुर ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ाकर निकलूं और साबी नाम कहाऊं। क्योंकि ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी और अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक बार भी सफल नहीं हुआ था। ठीक है, क्या कहावत है, अकबर बांधी ना बंधू, अकबर बांधी ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं। इसके बारे में कहावत है, अकबर बांधी ना बंधू ना रेवाड़ी जाऊं, कोट तड़ाकर निकलूं, कोट तड़ाकर निकलूं साबी नाम कहाऊं। ये अपनी विलास लीला के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए ये कहावत कही गई है, साबी नाम कहाऊं। समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, जो ये साबी नदी है सेवर की पहाड़ियां जयपुर से निकलती है और अलवर में जाती है, अलवर के बाद ये हरियाणा में विलुप्त हो जाती है, और ये अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी, इसलिए इसके बारे में ये कहावत कही गई है। क्योंकि अकबर ने इस पर कई बार पुल बनाने की कोशिश की थी, उसको रोकने की कोशिश की थी, वो नहीं हुआ। ठीक है, संभव नहीं हुआ। ये होगी अपने साबी नदी। कौन सी नदी, साबी नदी। ठीक है, और जो ये अपने जोधपुरा सभ्यता, इसके बारे इसके किनारे सभ्यता भी एक, कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता। ये लो, जोधपुरा सभ्यता कहां पर है, जयपुर में है, और जयपुर में है, और इस नदी के किनारे बसी हुई ये सभ्यता है। कौन सी, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, और ये साबी नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। आगे बात करते हैं, साबी की हमने बात कर ली, कौन सी, साबी की बात कर ली। ये लो, साबी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आगे तीसरी नदी, कौन सी, रूपा रेल की। कौन सी नदी की बात करेंगे, अब रूपा रेल की बात करेंगे। हमने कांतली की बात कर ली, काकनी की बात कर ली, साबी की बात कर ली, और अब बात करने वाले हैं रूपा रेल की।
क्या बताई थी मैंने? आंतरिक, आप मेरे साथ साथ बोलिए, आंतरिक अपवाह तंत्र की जो भी नदियां उनको याद करने की क्या ट्रिक है? काका सारे घरे मरूं। क्या याद करना है? काका सारे घरे मरूं। तो काकंतली, काकनी, काकनी, कांतली और साबी, ये 3 नदियां कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं किसकी? रूपा रेल की। आपको याद रखना रूपा की रेल। क्या याद रखना? रूपा की रेल। तो रूपा की रेल कहां से आती है? अलवर से आलू भर के लेके आती है, अलवर से, थाने से। अलवर के थाना गाजी क्षेत्र है, उदयनाथ की जो पहाड़ियां हैं, उदयनाथ, उदय होते ही उदयनाथ की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां से निकलती हैं। और ये उदयनाथ की पहाड़ियां कहां पर है? थाना गाजी, थाना गाजी। और थाना गाजी कहां पर है? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। ये हो गया अलवर। ठीक है। जो ये रूपा रेल नदी है, उदयनाथ की पहाड़ियां, थाना गाजी जगह और अलवर से निकलती है। उसके बाद ये जाती है भरतपुर में। अलवर से निकलने के बाद जाती है, ये लो, भरतपुर में। ठीक है। और भरतपुर में इस नदी पर सिकरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? इस नदी पर, रूपा रेल नदी पर कौन सा बांध है? सिकरी बांध। कौन सा बांध है? सिकरी बांध। और इस बांध से ही मोती झील को जलापूर्ति होती है। किसको? ये लो, मोती झील को जलापूर्ति होती है। क्या होती है? जल की आपूर्ति होती है। किसको? किससे होती है? मोती झील को जल से आपूर्ति, जो ये सिकरी बांध बना हुआ है इससे। ठीक है। अब बात करते हैं, मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। मोती झील को भरतपुर की क्या कहते हैं? भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन कौन सी है? मोती झील। कौन सी है? मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। सिकरी बांध किस पर बना हुआ है? रूपा रेल नदी पर बना हुआ है। रूपा की जो रेल है, आलू भर के लेके आती हैं थाने से, और वो सिक्कर तक भरे होते हैं। कैसे याद रखने होते हैं? सिकरी बांध है किस पर? रूपा रेल नदी पर। और इस पर जो बांध है, इस बांध से मोती झील को क्या होता है? जलापूर्ति होती है। और मोती झील से एक नहर निकाली गई है। कौन सी नहर है? एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। ठीक है। और इस नहर से क्या होता है? और इस नहर से जो भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग है, ये लो, लोहागढ़ दुर्ग को क्या होता है? लोहागढ़ दुर्ग की जो खाई है, वहां पर क्या होता है? जल आपूर्ति होते हैं। सुजान गंगा नहर से जो अपना लोहागढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग की खाई में जल भरा जाता है। क्या भरा जाता है? जल भरा जाता है। तो रूपा की जो रेल है, कैसे याद रखना है? जो रूपा की रेल है वो क्या लेके आती है? आलू लेके आती है। कहां से? सिक्कर से। यानी कि सिकरी बांध बना हुआ है। कहां लेके जाना है? मोती झील। ठीक है। मोती झील को जलापूर्ति किससे होती है? सिकरी बांध से। किससे होती है? सिकरी बांध से। और जो ये सिकरी बांध है, इसको भरतपुर की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन कहते हैं। भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। और मोती झील से ही एक नहर निकाली गई है। कौन सी? सुजान गंगा नहर। और इस नहर से लोहागढ़ दुर्ग को क्या होती है? तो लोहागढ़ दुर्ग है, उसकी खाई में जल की आपूर्ति होती है। समझ में आ गई? कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। ये होगी अपनी रूपा रेल नदी कंप्लीट। कितनी नदियां करवा दी? 4 नदियां करवा दी। आंतरिक अपवाह तंत्र की मैंने 4 नदियां कंप्लीट करवा दी। अब बात करते हैं आगे घग्गर की, फिर बात करेंगे मेंथा की, फिर बात करेंगे अपने रूपनगढ़ की। किसकी बात करने वाले हैं? रूपनगढ़ की। आज के लिए बस इतना ही। आगे की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले आगे की जो नदियां उसकी।
ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। धन्यवाद।